Hi everyone. Let's discuss about antipsychotics. First, let's go to its definition. It is used to treat psychotic symptoms. साइकोटिक सिम्टम्स, हालुसिनेशंस, डेल्यूशंस वगैरह ट्रीट करने के लिए जो दवाई देते हैं वो एंटीसाइकोटिक्स है, एंड इन्हें न्यूरोलेप्टिक्स या मेजर ट्रैंकुलाइजर्स भी कहा जाता है. न्यूरोलेप्टिक्स एंड मेजर ट्रैंकुलाइजर्स. इनकी इंडिकेशंस देख लेते हैं. इंडिकेशंस में सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया एंड मूड डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इंसोम्निया, ऑटिज्म, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ओके, ये सब जो इंडिकेशंस हैं, एंड वो इंडिकेशंस इसलिए है बिकॉज इन सब में साइकोटिक सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो वो साइकोटिक सिम्टम्स, हालुसिनेशंस और डेल्यूशंस अगर है तो उनको रिड्यूस करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स देते हैं. अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी देते हैं कि इनको नहीं दिया जाना है, जैसे किसी में लिवर डिसीज़ हो या CNS डिप्रेशन हो या सर्कुलेटरी कोलैप्स हो या पेशेंट विद हाइपर सेंसिटिविटी या ब्लड डिसऑर्डर्स वगैरह हो तो नहीं दिया जाता है. चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3 years हो या रीनल इनसफिशिएंसी, रीनल प्रॉब्लम्स हो, डायबिटीज़ मेलिटस हो या बोन मैरो डिप्रेशन या पार्किंसंस डिसीज़ या रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी वगैरह हो तो भी नहीं देते हैं. सो कॉमनली यूज्ड एंटीसाइकोटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं. उसमें आता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक या इन्हें फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं, और नेक्स्ट है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स या सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं इन्हें. ओके, अब देखते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक के एग्जाम्पल्स. तो उसमें आता है सबसे पहले हैलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन, ट्रिफ्लुपेराजिन एंड थायोटिक्सिन. तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल सकता है हैलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन वगैरह. ओके, एंटीसाइकोटिक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जिसमें क्लोज़ापिन, ओलानज़ापिन, रिस्पेरिडोन, ये सब कॉमनली यूज्ड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है. तो अभी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके. तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ नॉट नोन, लेकिन जो डोपामिन है इज अ न्यूरोट्रांसमीटर विच रेगुलेट इमोशन, थिंकिंग, परसेप्शन, बिहेवियर, ये सब रेगुलेट करने वाले एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन. एक्सेस लेवल्स ऑफ डोपामिन होने की वजह से ही ये साइकोटिक सिम्टम्स दिखा रहे हैं. तो एक्सेस लेवल्स ऑफ डोपामिन कॉज नर्व इम्पल्स टू बी ट्रांसमिटेड फास्टर दैन द नॉर्मल. नर्व इम्पल्स जितना नॉर्मली जो ट्रांसमिट होते हैं उससे कई गुना उसकी जो तेज़ी है फास्ट में वो ट्रांसमिट कर लेते हैं. तो इस वजह से क्या होगा, हेलुसिनेशंस होंगे, स्ट्रेंज थॉट्स होगा, अजीब थॉट्स होंगे, एंड अबनॉर्मल बिहेवियर वगैरह पेशेंट दिखाएगा, साइकोटिक सिम्टम्स दिखाएंगे. तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो जब देते हैं तो दे ब्लॉक द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन डोपामिन रिसेप्टर्स. पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो डोपामिन रिसेप्टर है, तो पहला वाला न्यूरॉन उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, देन उसके बाद जो सेकंड न्यूरॉन है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, और उनके बीच के जो जंक्शंस है उन्हें सिनाप्स कहते हैं. तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो डोपामिन रिसेप्टर्स है उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं. तो जब वो इन रिसेप्टर्स को जब ब्लॉक कर देंगे तो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को ये डोपामिन स्टिमुलेट नहीं कर सकता है, उनमें नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं किया जा सकता. सो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स विल ब्लॉक द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा. दिस ब्लॉकिंग ऑफ डोपामिन एक्टिविटी, ये डोपामिन की एक्टिविटी को ब्लॉक करने की वजह से दैट रिड्यूसेस द डेवलपमेंट ऑफ अबनॉर्मल थॉट्स एंड बिहेवियर्स. अबनॉर्मल थॉट और बिहेवियर है सो वो डेवलप नहीं हो पाएगा, एंड दिस रिजल्ट्स इन द कंट्रोल ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स. ऐसे साइकोटिक सिम्टम्स वो कंट्रोल हो जाएंगे, साइकोटिक सिम्टम्स डिक्रीज होगा. ओके, ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. अब देखते हैं इनकी साइड इफ़ेक्ट्स. सो साइड इफ़ेक्ट्स, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइड इफ़ेक्ट्स है जिन्हें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कहते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी इसकी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में है, एंडोक्राइन सिस्टम में है, एंड ओकुलर आइज़ में भी देखने को मिलता है. हम देखते हैं उसमें एक एक के बारे में. सो ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या क्या सिम्टम्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं.
और इन्हें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो साइड इफ़ेक्ट्स को एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स या ईपीएस इन शॉर्ट कह सकता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। इट इंक्लूड इसमें है एक डिस्टोनिया, अकथीशिया, स्यूडो पार्किंसनिज्म, टार्डिव डिस्काइनेशिया एंड न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये सब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स है एंड इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या है। सो ये सब दीज ऑल आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले डिस्टोनिया डिस मीन्स डिफ़िकल्टी, टोनिया मीन्स मसल टोन या उसमें प्रॉब्लम्स। सो दिस इज़ एन इनवॉलेंटरी मस्कुलर स्पासम ऑफ पासम। इनवॉलेंट्री मीन्स जानबूझ के नहीं, जो अपने आप हो रहे हैं, सो अपने हमारे कंट्रोल में नहीं, दे आर इनवॉलेंट्रीली हो रहा है। इनवॉलेंट्री मसल स्पैसम्स हो रहे हैं कहाँ कहाँ के, चीक में, गाल में, आईज में, टांग में, जीभ में, जॉज में, जबड़े में, और हेड में और नेक, इन सभी जगहों पे मसल्स है वो इनवॉलेंटरली अपने आप कंट्रैक्ट हो रहा है, स्पैसम्स हो रहे हैं। एंड ये एक न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है, रेयर है, न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है, इन विच यू कैन सी मसल्स आर कंट्रैक्टिंग इनवॉलेंटरली मसल्स कंट्रैक्ट हो रहा है एंड इट इज़ ऑल्सो पेनफुल। इस कंट्रैक्शंस के दौरान ये पेन, दर्द होते हैं एंड इट इज़ पेनफुल एंड मे फ्राइटन द पेशेंट, वो डर भी जाएगा कि ये क्या हो रहा है। ओके, फिर अकथीशिया भी एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, मूवमेंट में डिसऑर्डर है एंड दिस इज़ रेस्टलेसनेस एंड इनएबिलिटी टू सिट स्टिल और स्टैंड स्टिल। कहीं पे खड़ा नहीं रह सकता है और या कहीं पे बैठ नहीं सकता, कहीं पे लेट नहीं सकता, कहीं ये बहुत रेस्टलेस और ये रिलैक्स नहीं कर पाना। तो ये ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कंटिन्यूसली, एक जगह से दूसरे जगह वो मूव करते रहेंगे, चाहे रूम में हो, वरांडे में हो, वो मूव करते रहेगा। एंड इन्हें वॉकीज़ एंड टॉकीज़ कहा जा सकता है, referred to as walkies and talkies, because they cannot relax, they cannot take rest, they are restless and keep on moving. And most common side effects है, so antipsychotic के most common side effect है akathisia, walkies and talkies. Then have pseudo parkinsonism. Pseudo means false parkinsonism. तो इसमें this is antipsychotic लेने की वजह से होने वाले parkinsonism के symptoms हैं, पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स जैसा दिखेगा। सो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म है ये, स्यूडो पार्किंसनिज्म, एंड द पेशेंट में शो सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ के सिम्टम लक्षण जैसे सिम्टम्स पेशेंट दिखाएगा एंटीसाइकोटिक लेने के बाद। देन डिफ़िकल्टी इन मैस्टिकेशन, चबा नहीं पाएगा, च्यू नहीं कर पाएगा, ट्रमर्स होंगे, शिवरिंग होगा, ट्रम्बलिंग होगा हाथों वगैरह का। देन मसल्स है वो रिजिड हो जाएंगे। इंक्रीज सलेवेशन, सलेवा के जो प्रोडक्शन है इंक्रीज़ होगा, सेक्रेशन इंक्रीज़ होगा। स्लर्ड स्पीच, क्लियर नहीं होगा, स्लरिंग इन द स्पीच, अनक्लियर स्पीच होगा, वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा। एंड स्लो मूवमेंट्स है उनके बहुत स्लो हो जाएंगे। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, पैदल चलने में भी डिफ़िकल्टी होगा। शफलिंग गेट, वो प्रॉपर गेट भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। ये सब जैसे लगेगा कि पार्किंसन डिजीज़ हो, तो वो एंटीसाइकोटिक का एक साइड इफ़ेक्ट है। एंड नेक्स्ट है टार्डिव डिस्काइनेशिया। तो ये टार्डिव डिस्काइनेशिया में इनवॉलंटरी इर्रेगुलर मूवमेंट स्पेशली ऑफ द टंग एंड लिप्स, टंग का, जीभ के और लिप्स के कुछ मूवमेंट्स, इनवॉलंटरली मूवमेंट्स, जिसमें प्रोट्रूशन ऑफ द टंग को बार बार बाहर निकालेगा, या सकिंग मूवमेंट्स, कुछ सकिंग करते हुए ऐसे मूवमेंट्स दिखाएंगे। स्लो एंड इर्रेगुलर मूवमेंट्स दिखाएगा। ये सब स्पेशली टंग और लिप्स के वहाँ के जो मसल्स के इर्रेगुलर मूवमेंट्स हैं उन्हें टार्डिव डिस्काइनेशिया कहते हैं। कुछ ओकेशंस में, इन सम ओकेशंस इट मे बी वेरी सीवियर, बहुत सीवियर होगा, बहुत सीवियर इनफ टू इंटरफेयर विथ ईटिंग, वॉकिंग, ब्रीथिंग, इन सब में, ब्रीदिंग में, वॉकिंग में, ईटिंग में, इन सब में क्या है, बाधा हो सकता है इस कुछ सम ओकेशंस में, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हो तो। देन न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, और इन शॉर्ट NMS, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये बहुत रेयर कंडीशन है, रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बट ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन, बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, जहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर्स फेल हो जाएंगे।
टेम्परेचर को बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले सेंटर्स फेल हो जाने की वजह से टेम्परेचर सडनली इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा टू ए वेरी डेंजरस लेवल तक टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चला जाएगा। एंड मे ऑल्सो हैव अ फ्लक्चुएशन इन बीपी, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होगा, टकीकार्डिया होगा, देन रिजिडिटी होंगे, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की लेवल भी कम हो सकता है। एंड फीवर कैन रेज टू अ हायर लेवल्स, इवन इट में लीड टू डेथ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा फीवर हो सकता है एंड डेथ भी संभव है। एंड मे बी इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें इमीडिएटली मेडिकली ट्रीट करना है, अदरवाइज द पर्सन में एंड अप इन डेथ। सो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस जो दे रहा था उसको तुरंत स्टॉप करना है, डिसकंटिन्यूड इमीडिएटली, एंड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इज़ नेसेसरी टू सेव द पेशेंट्स लाइफ। पेशेंट की लाइफ बचाने के लिए इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। अब देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसमें आता है जैसे ब्लड विजन हो सकता है, पैरालिटिक इलियस हो सकता है, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन वगैरह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में की जो साइड इफ़ेक्ट्स एंटीसाइकोटिक लेने का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, टकीकार्डिया हो सकता है, देन अरिथमियाज, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वगैरह इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑन जीआई सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस वगैरह इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, वेट गेन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, अमेनोरिया, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, चेंजेस इन द लिबिडो, देन इम्पोर्टेंस, हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। देन ओकुलर साइड इफ़ेक्ट्स, आई में ओकुलर डिपोजिट्स इन द लेंस एंड द कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया में कुछ डिपोजिशंस होंगे, ग्रानुलर डिपोजिट्स होंगे जिसकी वजह से देखने में दिक्कत हो सकता है। एंड ब्लड विजन, ब्लरिंग इन द विजन, ब्लड भी हो सकता है। तो इसमें देखते हैं हेल्थ एजुकेशन और अदर इंटरवेंशंस क्या होगा अगर कोई पेशेंट एंटीसाइकोटिक में है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में उनको क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देना है और अदर इंटरवेंशंस क्या क्या करने होंगे। सो असेस द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेटस, पेशेंट के ये चेक करना होगा, असेस करते रहना होगा। एडवाइस नॉट टू ड्राइव और हैंडल डेंजरस मशीनरी वाइल टेकिंग, एंटीसाइकोटिक जब लेते हैं तो ड्राइव नहीं करना है या हेवी या डेंजरस मशीनरीज है वो ऑपरेट नहीं करना होगा क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस हैं। डॉक्यूमेंट ऑल प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर कर रहा है वो उसको डॉक्यूमेंट करना होगा। रिकॉर्ड बीपी को रिकॉर्ड करना होगा एंड रिपोर्ट अ ड्रॉप इन द बीपी कम हो जाता है तो रिपोर्ट करना होगा। एडवाइस द पेशेंट टू गेट अप स्लोली फ्रॉम सिटिंग और लाइंग पोजीशन, जब लेटे हुए हैं या बैठे हैं तो आराम से उठना है क्योंकि हाइपोटेंशन होने की ज़रूरत चांसेस है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिसकी वजह से वो गिर सकता है, तो इसलिए धीरे से आराम से स्लोली खड़े होना है। तो मेंटेन ओरल हाइजीन मेंटेन करना होगा, ड्राई माउथ वगैरह हो सकता है या इंक्रीज एलिवेशन की वजह से भी माउथ की हाइजीन है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होगा। इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑब्जर्व करना होगा एंड एक्सप्लेन पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट को और पेशेंट फैमिली मेम्बर को पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स है उसके बारे में बताना होगा। एंड उनको बताना होगा कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स दिखता है तो रिपोर्ट करना होगा इमीडिएटली। एंड रिजिडिटी, ट्रमर्स एंड अदर इनवॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट्स है तो भी उसको नोट करना होगा, असेस करना होगा। सेफ्टी इंश्योर करना होगा पेशेंट के एंड पेशेंट टू टेक मोर फ्लूइड्स, एडवाइस करना होगा पेशेंट को कि वो जितना ज़्यादा फ्लूइड या पानी पिए, जूसेस पिए, वो टेक मोर या प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। फाइबर रिच डाइट देना होगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन वगैरह, प्रिवेंट करने के लिए फाइबर रिच डाइट। एंड इनक्रेज द पेशेंट टू टेक लो सॉल्ट डाइट लेना होगा एंड पेशेंट नॉट टू स्टॉप टेकिंग मेडिकेशन विदाउट डॉक्टर्स ऑर्डर। पेशेंट मेडिकेशन एंटीसाइकोटिक्स लेना बंद नहीं किया जा सकता। एडवाइज द पेशेंट नॉट टू टेक अल्कोहल और एनी ड्रग वाइल ऑन एंटीसाइकोटिक, जब एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट में है तो वो कोई अल्कोहल या कोई ड्रग्स ना यूज़ करें। देन एडवाइज द पेशेंट टू कैरी ए आईडी कार्ड और मेडिसिन कार्ड जिसमें सारे मेडिकेशंस जो वो ले रहा है उसके बारे में मेंशन्ड हो। तो एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड एक्सपोजर टू वेरी हाई और वेरी लो टेम्परेचर, एडवाइस करना है कि वो टेम्परेचर में एक्सपोज नहीं होना है उनको, ये वेरी हाई या वेरी लो टेम्परेचर अवॉइड करना है। तो दैट वाज अबाउट एंटीसाइकोटिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।